विकास के बारे में, तो देखिए, विकास की परिभाषा पढ़ने से पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि आखिर विकास होता क्या है। जब हम बात करते हैं कि एक इंसान का विकास कैसे होता है, तो पहली बात हमारे दिमाग में ये आती है कि किसी इंसान का वज़न बढ़ना या फिर हाइट होना, वो उसकी विकास यानी कि डेवलपमेंट होती है। पर ऐसा नहीं होता है। जब हम विकास की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे पक्ष आते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि किसी इंसान की गुणात्मक परिवर्तनों का नाम है, यानी कि अगर किसी इंसान के गुणों में वृद्धि हो रही है। अब ये गुण किस किस प्रकार के हो सकते हैं? ये सामाजिक हो सकते हैं, ये नैतिक हो सकते हैं, जिसके कारण वो क्या करेगा, वो इंसान या फिर बच्चा नई नई चीज़ों को सीखता है। तो इस बात से हमें इतना समझना आवश्यक है कि जब हम विकास की बात करते हैं तो किसी इंसान का भार या कद बढ़ने से विकास नहीं होता है, बल्कि उस इंसान का क्या होता है, उसके अंदर नवीन योग्यता होती है, उसकी गुणात्मक परिवर्तन यानी कि उसके गुण बढ़ते हैं और वो एक सफलता के क्रम से चलता है। जैसे कि पहले डेफिनेशन में आपके लिए पढ़ देती हूँ। जैसे कि विकास विकास शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों का नाम है, अर्थात बालक के भार या कद से नहीं अपितु परिपक्वता की ओर बढ़ने से है। मतलब किसी इंसान का सिर्फ भार या फिर वजन या फिर कद या फिर हाइट बढ़ने से नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, उस इंसान का गुणों में परिवर्तन आ रहे हैं, यानी कि उसके अंदर नई नई चीज़ें सीखने की योग्यता में वृद्धि हो रही है और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो नवीन योग्यता सीखता है, उसमें नवीन योग्यताओं की बढ़ोतरी आती है और जो एक सफलता के क्रम में बढ़ता है। सफलता के क्रम में मतलब वो एक के बाद एक होता है। जैसे कि अगर मेरी हाइट आज थोड़ी बड़ी है तो कल किसी बच्चे की हाइट थोड़ी बड़ी है तो अगले दिन वो और ज़्यादा लंबा होगा, या फिर किसी बच्चे ने एक कोई चीज़ सीखी है तो अगले दिन वो चीज़ और ज़्यादा सीखेगा, या फिर उसकी चीज़ें में वृद्धि आएंगी जो सीखी हुई चीज़ है। अब हमने यहाँ पे दो बात समझ ली कि विकास क्या होता है, किसी इंसान के गुणों के परिवर्तनों का नाम है। दूसरा क्या है, वो उसके अंदर नवीन योग्यता होती है और जो ये विकास जो होता है वो एक सफलता क्रम में यानी कि एक के बाद एक होता है। तो ये हमने समझ लिया विकास की परिभाषा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे सामने विभिन्न शिक्षा शास्त्री आते हैं, या फिर कह सकते हैं जिन्होंने विकास को अपने हिसाब से बताया है कि उनके हिसाब से विकास क्या होता है। तो जो पहले हमारे सामने मनोवैज्ञानिक आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं शिक्षा शास्त्री आते हैं, वो है हर्लॉक। उन्होंने यह कहा कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक नहीं, विकास एक सफलता के क्रम से होता है। अब देखिए, अभिवृद्धि का मतलब होता है कि किसी इंसान की कोशिकाओं का बढ़ना, सेल्स का बढ़ना। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जैसे हम कहते हैं हाइट बढ़ती है, वजन बढ़ता है, तो ये क्या होता है, अभिवृद्धि होती है, सेल्स का बढ़ना होता है। तो हर लोग ये कहते हैं कि विकास को हम ये नहीं कह सकते कि किसी इंसान की अभिवृद्धि में मतलब उसकी कोशिकाओं में बढ़ना हो रहा है, बल्कि विकास एक सफलता के क्रम से चलता है जो बालक को परिपक्वता मतलब जब वो चीज़ों को समझने लगता है, उसके अंदर ठहराव आ जाता है, या फिर उसके अंदर चीज़ों को समझने की योग्यता में परिवर्तन आता है ना। और अंततः पूर्ण अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पूर्ण अवस्था एक अवधि है जो हमारे 25 से लेकर 40 वर्ष तक होती है, जहाँ पे बच्चा क्या करता है, किशोर अवस्था के बाद की अवधि होती है। और ये जो उन्होंने कहा है कि जो ये परिपक्वता है वो उसे पूर्ण अवस्था तक लेके जाता है और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। वही बात इन्होंने भी कहा कि प्रगतिशील परिवर्तन, यानी कि क्या हो रहा है, एक के बाद एक इसमें परिवर्तन आ रहा है, अर्थात अनेक नवीन विशेषताओं और योग्यताओं का विकास माना जाता है। यानी कि अब नवीन योग्यताओं में विशेषता आ रही है, यानी कि अब उसमें भी नई नई चीज़ों को बालक क्या करेगा, सीखेगा, और वही क्या होता है, विकास होता है। तो उनके हिसाब से इन्होंने 3 मेन पॉइंट हमें बता दिए हैं। पहला अभिवृद्धि, दूसरा कि विकास क्रम से चलता है, विकास क्रम के आधार पर होता है, यानी कि एक के बाद एक होता है। तीसरा होता है पूर्ण अवस्था, यानी कि विकास कब तक होता है, पूर्ण अवस्था तक। अब यहाँ पर हमें यहाँ पे एक नकारात्मक या फिर नेगेटिव चीज़ देखने को मिलती है, वो है पूर्ण अवस्था तक। क्योंकि जब हम पूर्ण अवस्था की बात करते हैं तो ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि एक विकास क्या होता है, एक जीवन पर्यंत, यानी कि जब तक हम जीवित हैं तब तक एक इंसान का विकास होता है, चाहे वो मानसिक तौर पर हो या फिर और सारी क्षमताएं क्यों ना हो। तो ये क्या हो गया, एक इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया जो उन्होंने हर्लॉक ने कहा कि विकास पूर्ण अवस्था तक होता है। तो ये थे इनके मेन 3 पॉइंट। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे सामने है मुनरो ने के हिसाब से है कि विकास एक परिवर्तन की एक श्रृंखला है। यानी कि विकास से क्या होता है कि इंसान में एक के बाद एक परिवर्तन आता है जो गर्भ अवस्था से लेकर गुजरता है
उसे विकास कहते हैं। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि यहाँ से लेके गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होता है, ठीक है, या फिर और क्रम से चलता है, यानी कि एक के बाद एक होता है। जैसे कि आज एक बच्चे ने एक शब्द बोलना सीखा है तो कल वो 2 शब्द सीखेगा और परसों और ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या हुआ, विकास क्या हो रहा है, एक के बाद एक परिवर्तन की श्रृंखला है। और इसी तरह हमारे सामने 3 पॉइंट आ जाते हैं। पहला है विकास क्रम से होता है, दूसरा विकास भ्रूणावस्था से लेकर भ्रूणावस्था तक इन्होंने कहा, और तीसरा क्या कहा, उन्होंने कहा कि विकास शारीरिक दृष्टिकोण से होता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हमारे सामने मुनरो के उपस्थित हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोला है कि विकास के कारक। अब देखिए विकास के कारक का मतलब क्या होता है, यानी कि किस कारण से एक इंसान का विकास होता है, ठीक है। तो पहला है परिपक्वता, यानी कि एक इंसान में जब परिपक्वता आने लगती है तो वो एक कारक है। दूसरा है अनुवांशिकता। अब देखिए अनुवांशिकता का मतलब क्या है। अनुवांशिकता का मतलब यह होता है, अनुवंश यहाँ पे परिपक्वता नहीं, पर्यावरण है। यहाँ पे विकास का कारक एक पर्यावरण होता है, यानी कि यहाँ पे बोला जाता है कि एक इंसान का विकास कब होता है। यहाँ पे ये बोला जाता है कि परिपक्वता, यानी कि जब एक इंसान का विकास होता है पर्यावरण के अंतर्गत होता है, जहाँ पे उसकी जो आसपास का माहौल जो है, जिस माहौल में वो पल बढ़ रहा है, उसके हिसाब से उस इंसान का विकास होगा, उसी से चीज़ें वो ग्रहण करेगा। दूसरा है अनुवंशिकता। अब अनुवंशिकता का मतलब ये होता है कि अगर एक इंसान का विकास हुआ है तो हो सकता है उसकी आंखों का रंग हो गया, उसके बोलने का तरीका हो गया, फिर उसके सोचने का तरीका हो गया, और जो उसके माता पिता से आएगा या फिर उसके पूर्वजों से आता है। तो ये क्या हो गया, अनुवंशिकता का एक आधार होता है, या फिर हम किसी की हाइट भी कह सकते हैं इस आधार पर। और तीसरा अधिगम। अधिगमन यानी कि लर्निंग। अब यहाँ पे जब एक इंसान का विकास होगा तो उसमें अधिगम भी होगा, तो ये क्या होगा, विकास का कारक हो गया। अब यहाँ पे हमने विकास का आधार देख लिया, वातावरण, वंशानुक्रम। अब देखिए विकास का आधार क्या है। विकास का आधार यहाँ पे है वातावरण, वंशानुक्रम और परिपक्वता। वही बातें हैं कि वातावरण, जैसे कि आप विकास किसके आधार पे होगा, बच्चा किस माहौल में पल बढ़ रहा है। आप एक बच्चे को जिस माहौल में डालते हैं वो उसी हिसाब से वहाँ पे घुल मिल जाता है, ठीक है। और जब हम वंशानुक्रम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अपने माता पिता से उसके अंदर हो सकता है कि किसी बच्चा अपने, अगर किसी का बच्चा क्रिकेटर है या फिर, तो हो सकता है कि उसके बच्चे भी क्रिकेटर हों। सिर्फ एक कारक हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो, पर कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं, उसके अंदर योग्यता कुछ आ सकती है, या फिर उसकी आंखों का रंग हो गया, ये भी तो एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और जब हम वातावरण की बात करते हैं, वातावरण से वो चीज़ों को ग्रहण करता है, वहाँ की भाषा सीखता है, वहाँ पे पलता बढ़ता है, या फिर वो खाने का उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सब आता है। अब थर्ड है परिपक्वता, यानी कि उसके अंदर जब मैच्योरिटी आती है, और वो कैसा होता है, जैविक होता है, मानसिक होता है, वातावरण होता है, यानी कि तीनों पक्ष। जैविक यानी कि वो किस इन्वायरमेंट में ढला हुआ है, मानसिक उसके विकास का आधार एक मानसिक तौर पे भी होगा, और वातावरण भी इस पर एक महत्वपूर्ण पक्ष निभाता है। अब विकास के कारक को देख लेते हैं। विकास के कारक देखिए, विकास के सामान्य सिद्धांत को देख लेते हैं। विकास के सामान्य सिद्धांत क्या क्या होते हैं। पहला है कि विकास का आधार व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर होता है, यानी कि विकास, किसी भी इंसान का जब विकास होता है वो हर इंसान में अलग अलग होता है। अगर हमारे सामने 2 इंसान उपस्थित हैं तो यहाँ पे दोनों ही बच्चों में कह सकते हैं कि विकास अलग अलग होगा। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि अगर एक जो बच्चा है वो बहुत तेज गति से सीखता है और दूसरा कम गति से सीखता है, तो ये क्या हो गई, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता हो गई। या फिर एक बच्चे को हम सेम खाना पालन पोषण दे रहे हैं पर फिर भी एक की हाइट जल्दी बढ़ती है, एक की कम बढ़ती है, वो भी विभिन्नता के अंतर्गत आता है। उसके नैतिक पक्ष हो गए, उसके मानसिक पक्ष हो गए, ये सब किस वजह से होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर होता है, और जिसके कारण विकास की गति प्रभावित होती है, ठीक है। तो ये हो गया। सेकेंड है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, यानी कि हर एक इंसान का जो विकास जो होता है वो एक सामान्य तौर पे साथ में चलता है, पर एक समय के बाद वो
अलग हो जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एग्जाम्पल दूँ कि हम देखते हैं कि सब बच्चों का मानसिक स्तर एक एक होता है, पर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, एक समय की अवधि के बाद वो लोग अपना क्षेत्र बदल लेते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कोई बच्चा अच्छा गाता है तो उसमें जा सकता है, कोई बच्चा अच्छा खेलता है तो वो खेल में जा सकता है ना। तो इसी तरह से हर किसका इंसान सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। सबका विकास एक सामान्य तौर पर होता तो है, पर एक टाइम के बाद वो क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बोला है कि विकास क्रम से चलता है, यानी कि हर एक इंसान का विकास जो होता है एक क्रम से चलता है। यानी कि अगर आज एक बच्चे ने चलना सीखा है तो वो कल दौड़ना सीखेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो कल मतलब चलने लगेगा। या फिर मैं कह सकती हूँ कि अगर एक बच्चे को पालन पोषण सही मिल रहा है तो वो चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी वृद्धि में, शारीरिक वृद्धि में एक क्रम आएगा। आज वो थोड़ा बड़ा है, उसके बाद उसकी और हाइट बढ़ेगी। और देखिए एक और पॉइंट यहाँ पे हो जाता है कि विकास क्रम निहित तभी होता है जब उसको वातावरण सही दिशा में मिले। यानी कि जब उसको क्या होगा, वातावरण इन सेंस की हम कह सकते हैं कि उसे खान पीना सही मिले, वो किस माहौल में ढल रहा है, उसके नैतिक विकास के लिए भी अच्छा है, उसके मानसिक विकास के लिए भी निर्भर करता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, एक बच्चे का और उसके वातावरण को सही दिशा में मिलना। तो ये हो गया हमारे विकास के सामान्य सिद्धांत। अब हम इसके आगे विकास की अवस्थाओं को पढ़ेंगे। अब देखिए विकास की अवस्थाएं हमारे सामने अलग अलग सिद्धांतवादियों ने अलग अलग माना है। सैले ने विकास को शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में ढाला है, जो 0 से 5, 5 से 12 और 12 से 18 है। तो आपको इसको सिर्फ लर्न करने की ज़रूरत है, इसमें हमें इतना कुछ समझना नहीं है। बाल्या शैशवावस्था क्या होती है, जब बच्चे का, छोटे से बच्चा बढ़ता है, और बाल्यावस्था 5 से 12 जहाँ पे वो चीज़ों को समझता है, और किशोरावस्था भी इसी तरीके से हमारे सामने आता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी तरह से कौल सैनिक ने भी अवस्थाओं को बताया है, गर्भावस्था से लेकर जन्म तक, शैशवावस्था से लेकर आरंभिक शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अध्ययन की दृष्टि से क्या होता है। अध्ययन की दृष्टि से भी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में इसको विभाजित किया गया है। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यहाँ पे हमारे सामने भी सेम चीज़ आती है। इसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और पूर्णावस्था में बांटा गया है, और इसकी अवधि इस प्रकार से है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए विकास के प्रकार। अब तक हमने पढ़ा कि विकास एक व्यक्तिगत, किसी के इंसान के शारीरिक दृष्टिकोण का नहीं होता, बल्कि मानसिक, सामाजिक, नैतिक और संवेगात्मक, ये सब चीज़ें विकास होती है। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि किसी इंसान का सिर्फ भार या कद बढ़ना विकास नहीं होता, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसे हमें पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे विकास के प्रकार की बात कर लें। विकास हमारा शारीरिक रूप से शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है एक बालक का, नैतिक विकास होता है और संवेगात्मक विकास होता है। आइए देखते हैं। देखिए पहला क्या है, शारीरिक विकास। अब देखिए शारीरिक विकास की बात की जाती है तो यहाँ पे क्या होगा, पहली बात विकास में ये बोला जाता है कि शारीरिक विकास का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति का भार, किसी का शारीरिक ढांचा, आंतरिक अवयव, यानी कि एक इंसान का जब वजन बढ़ता है उसके शारीरिक रूप में परिवर्तन आता है और उसके आंतरिक अंगों में भी परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विकास हो गया। जैसे डेफिनेशन लिखिए कि वह विकास जिसमें बालक का भार, शारीरिक ढांचे और आंतरिक बाहरी अवयव को विकास कहते हैं। जैसे शारीरिक ढांचे में भारी परिवर्तन, यानी कि एक इंसान के शारीरिक ढांचे में तो परिवर्तन आएगा, उसकी हाइट में, उसके वेट में, उसकी हर चीज़ पक्षों में। तो शारीरिक रूप से उसके सेल्स का बढ़ना, ये सब क्या हो गया, एक तरीके से विकास का रूप हो गया और शारीरिक रूप हो गया। और दूसरा आंतरिक अंगों में परिवर्तन, यानी कि उसके आंतरिक अंग, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके आंतरिक अंगों में भी परिवर्तन आता है। जैसे कि एक गर्भावस्था अवस्था में एक बालक का जब तो कैसे होता है कि उनमें उसके अंगों में परिवर्तन आता है, यानी कि उसकी डेवलपमेंट होती है, बनता है। ऐसी तरह से एक बच्चे में भी क्या होता है, वो एक उसके आंतरिक अंगों में भी परिवर्तन आता है। अब देखिए मानसिक विकास क्या होता है। मानसिक विकास का मतलब यह होता है कि जब एक जो बालक होता है वो उसके अंदर मानसिक योग्यताएं बढ़ने लगती है, उसके सोचने का तरीका, उसके स्मरण करने की शक्ति, चीज़ों को समझने का तरीका और किसी भी प्रॉब्लम में भी समस्या को समाधान करने का तरीका जब वो
योग्यताएं की क्षमताएं बढ़ने लगती है तो वो क्या होता है, वो मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। तो वह विकास बालक की मानसिक योग्यताएं और क्षमताएं जैसे संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना यानी कि उसके सोचने का तरीका, स्मरण शक्ति मतलब कि वो किस तरीके से सोच रहा है, विचार निरीक्षण यानी कि चीज़ों को देखने समझने का तरीका हो गया, वह समस्या समाधान करते हैं यानी कि वो चीज़ों को सॉल्व करता है। ये क्या हो गया, मानसिक विकास का रूप हो गया। अब देखिए, अब मानसिक विकास के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ये सब क्या होता है हम समझते हैं। देखिए, संवेदना निर्माण एवं प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। संवेदना यानी कि जब आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अब क्या हुआ, आपने जब चीज़ों को किसी को प्रत्यक्षीकरण यानी कि आप चीज़ों को देखते हो तो आपके सामने जो चीज़ों को देखकर आपके सामने जो विचार प्रस्तुत होता है, जैसे कि आपने एक पंखे को देखा, बच्चे ने पंखे को देखा, अगर उसे पता नहीं होगा उस पंखे का मतलब तो उसके सामने कुछ अर्थ नहीं होगा। पर धीरे धीरे जब उसकी मानसिक योग्यताएं क्या होंगी, बढ़ेंगी, तो तब क्या होगा, उसके ये प्रत्यक्षीकरण चीज़ों को देखकर समझने की योग्यता में वृद्धि होगी और ये वो छूकर भी पता कर सकता है। तो यानी कि जब एक इंसान का मानसिक विकास होता है तो ये सब चीज़ें उसमें विकास होता है। और संप्रत्य निर्माण क्या होता है, यानी कि मान लीजिए एक बच्चे के सामने दो बच्चे हैं, उनके सामने मैं एक बॉल रख दूँ, एक को पता है कि इसे बॉल कहते हैं, यानी कि उसे पहले से पता है, और दूसरे को नहीं पता। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि जिस बच्चे को पूर्व में अनुभव होगा, उसे पहले से बात पता होगी कि इसे बॉल कहते हैं, वो तो बता देगा, देखकर बिल्कुल चीज़ें सामने आएंगी बता देगा। पर जो दूसरा बच्चा होगा वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि संप्रति निर्माण का मतलब यह होता है कि आप किसी चीज़ को जब देखते हो क्या होता है, फिर आपको उस चीज़ के बारे में आपके दिमाग में एक छवि बनती है, तो वो क्या होगा, संप्रत्य निर्माण। तो संप्रति निर्माण क्या होता है, वह अनुभव जो पुराने हो और उसके निर्णय का ज्ञान हो। तीसरा है स्मरण शक्ति, यानी कि आपके सोचने समझने की शक्ति। अब आप किसी चीज़ को कितने देर तक याद कर सकते हो, या फिर आप मान लीजिए बच्चा किसी इंसान से मिला है, बहुत दिनों बाद मिला है, अगर हो सकता है उसे वो याद ना हो ये भी हो सकता है कि उसे याद हो। तो ये किस पे निर्भर करता है, वो उसकी मानसिक योग्यता पे निर्भर करता है ना। तो वो क्या हो गया, स्मरण शक्ति हो गया, आप कितनी देर तक चीज़ों को याद करके रख सकते हो। चौथा क्या है, समस्या समाधान। समस्या समाधान का मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो अपने मानसिक स्तर के आधार पर। तो ये सब इसके 4 बेसिक पॉइंट हो गए। अब देखिए सामाजिक विकास क्या होता है। सामाजिक विकास से अभिप्राय क्या होता है, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता से है। यानी कि सामाजिक विकास का ये मतलब यह होता है जब एक बालक अपने समाज में ढलता है, तो देखिए पहली चीज़ तो ये होगी वो जिस समाज में है उससे चीज़ें ग्रहण करेगा, और कहीं ना कहीं उसके अंदर जो समाज में चीज़ें व्याप्त हैं या फिर मौजूद हैं पहले से, उसमें उसे सीखेगा। जैसे कि प्रेम की बात होगी, सहानुभूति की बात होगी, परोपकार की बात होगी, ऐसे भावना को दर्शाएगा या फिर सीखेगा, और कहीं ना कहीं ये समाज के लिए भी अच्छा है। तो ये सामाजिक विकास क्या होता है, सामाजिक विकास से अभिप्राय है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता, यानी कि जहाँ वो घुल मिल रहा है, और अर्थात वह प्रेम, सहानुभूति, परोपकार यानी कि जैसे भावनाओं को प्रदर्शित करता है जो भी समाज के सुधार के लिए है। ठीक है, तो ये हमारा सामाजिक विकास का अर्थ हो गया। अब नैतिक विकास देखते हैं। देखिए नैतिक विकास क्या होता है, वह विकास जिसमें समाज भली भांति सहयोग देकर मनुष्य जीवन जीने के आचरण। यानी कि देखिए नैतिक विकास का मतलब यह होता है जब एक बालक अपने समाज से मिलता है, ठीक है, तो उसको अब क्या होगा, उसे उसके अंदर जीने का तरीका, यानी कि उसे क्या सही है क्या गलत है, इस बात का जो सोचने की चीज़ें हैं वो कौन कराएगा, समाज कराएगा। तो ये क्या हुआ, जब वह विकास जिसमें समाज का भली भांति सहयोग देता है और मनुष्य को, एक इंसान को जीवन जीने के तरीकों को, रहन सहन जैसे विषयों के बारे में सिखाता है, तो ये क्या हो गया, नैतिक विकास हो गया। उसके बाद है मनुष्य के नैतिक स्तर का अर्थ होता है उसका पालन पोषण और वातावरण, जिसमें देखिए यही बात है कि आप किस बच्चे को जिस तरीके से सिखाते हैं ना, अच्छा या बुरा, वो उसी में ढल जाएगा। अगर आप उसे अच्छी बातें सिखाएंगे तो अच्छा सीखेगा, बुरी बातें सिखाएंगे तो बुरा सीखेगा। तो यही बात बोलिए कि मनुष्य के नैतिक स्तर का अर्थ होता है, क्या होता है कि उसका पालन पोषण, उसका वातावरण है कि किस माहौल में ढला हुआ है जिसमें उसके गुणों को पोषित किया जाता है, चाहे वो गुण हो या अवगुण। ठीक है, तो ये हम सामाजिक विकास को समझ गए हैं। अब संवेगात्मक विकास देखिए।
संवेगात्मक विकास से होता है कि संवेगों से तात्पर्य है आत्मनिष्ठ भावों की उत्पत्ति, यानी कि आपके जो सोचने का समझने का तरीका है, अब उससे क्या हो रहा है, आपकी उत्तेजना पैदा हो रही है, यानी कि आप चीज़ों को सोच समझ रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, आप वह भी खास व्यवहारों, देखिए जब आपके संवेग यानी कि इमोशंस, आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, उससे क्या होता है कि आपके आंतरिक रूप से परिवर्तन भी आता है। जैसे कि मान लीजिए आप गुस्सा हो गए हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, या फिर कह सकते हैं आपकी हृदय की गति बढ़ जाती है। तो ये क्या होता है, ये संवेगात्मक विकास होता है कि इमोशंस होते हैं जो आपके अलग अलग सिचुएशंस में आपको अलग अलग परिस्थितियों में आपको आपके अंदर परिवर्तन लेके आते हैं। जैसे कि हृदय की गति में परिवर्तन हो गया, रक्त की गति में परिवर्तन, आपने किसी कुत्ते को देखा, आप डर गए, या फिर किसी चीज़ को देख के आप अंदर भय की भावना हो गई तो आप घबरा जाते हो, है ना, तो आपके अंदर तो ये क्या हो गया, रक्त के परिवर्तन में परिवर्तन आता है, सांस की गति में तेजी आती है, आप डर गए हो या फिर कुछ ऐसा कुछ हो, तो इसमें ये आपके सामने चेंजेस आते हैं। फिर अंततः स्थायी में परिवर्तन जो सुख और दुख दोनों भावों के लिए उत्पन्न करती है। अंततः मतलब एंड में इसके कारण क्या होता है, आपको सुख और दुख दोनों की भावना की मौजूदगी कह सकते हैं। तो इस तरह हमने ये सब पढ़ लिया। तो आज की क्लास के लिए बस हम इतने ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और टॉपिक्स को कवर करेंगे।